राहुल के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी, पर जहां भी बिचौलिया लच्छो बात चलाती वहीं से ना का जवाब आता। राहुल देखने में हैंडसम था, लंबा चौड़ा, गोरा, स्मार्ट, अच्छी नौकरी करने वाला, पर हर तरफ मना ही क्यों होता था? इस बात के पीछे भी एक कारण था। क्या हुआ लच्छो, तुझे कितने फोन किए, तूने एक फोन नहीं उठाया, कोई जवाब तो देती। अरे भाभी क्या जवाब देती, तुम्हें तो पता है जैसे मैं प्रीति के बारे में बात करती हूँ सब रिश्ते के लिए ना बोल देते हैं। कहते हैं तलाकशुदा बहन घर पर बैठी है इसलिए हम उस घर में अपनी बेटी नहीं देंगे जहाँ ये सब होगा। अरे तो उसमें राहुल की क्या गलती है? वो तो प्रीति की किस्मत में लड़का सही नहीं लिखा था। तू खुद जानती है हम कितने बड़े धोखे में फंसे थे। मेरी प्रीति के लिए जो लड़का हमने ढूंढा था वो शराबी जुआरी था, मारता था मेरी बेटी को। अगर मेरी प्रीति का हम तलाक न करवाते तो हमारी प्रीति उस घर में जिंदा न रह पाती। भाभी वो बात तो सही है, मैं तो सब जानती हूँ। मैंने तुम्हें प्रीति के लिए बहुत अच्छे रिश्ते बताए थे। मैं 1 साल के लिए गाँव क्या चली गई, तुमने मेरे पीछे से उसकी शादी निपटा दी। न देखा न भाला न कोई छानबीन की लड़के के बारे में, बस सुंदर है देखकर तुमने शादी कर दी। अब राहुल के लिए परेशान हो रही हूँ ना, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कहीं न कहीं बात बनी जाएगी। लच्छू आंटी आपकी चाय। हाँ लाओ बिटिया। वैसे एक बात कहूँ भाभी, तुम अपनी बेटी का दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर देती? नहीं आंटी मुझे शादी नहीं करनी। कोई बात नहीं, अगर नहीं करनी तो मैंने तो बस बात रखी है, चिंता मत करो भाभी, मैं और रिश्ते देख लूंगी राहुल के लिए, कोई तो मानेगा ही। प्रीति बहुत ही अच्छे स्वभाव की भोली भाली लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। घर में उसकी हंसी गूंजती रहती थी, पर शादी के बाद उसकी पूरी लाइफ बदल गई। अच्छा पति नहीं मिला, ससुराल वाले लालची मिले और शादी के 3 महीने बाद ही प्रीति का तलाक हो गया। इस वजह से प्रीति का अब शादी से विश्वास उठ गया था। वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, पर प्रीति का मन था कि उसके भाई की शादी हो जाए, इसलिए उसने एक फैसला लिया। प्रीति तो बैग पैक करके अचानक कहाँ जा रही है? वो मैं सोच रही थी कि किराए का घर लेकर वहाँ रह लूं। दूसरे शहर में रहूंगी तो मेरा साया इस घर से दूर रहेगा। कम से कम मेरे भाई की शादी तो हो जाएगी। माँ तुम लच्छू आंटी को कह दो तुमने मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। लड़के वालों से मेरा जिक्र ना करे। मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसके लिए अच्छी लड़की मिल जाए, मैं यही चाहती हूँ। ना मैं यहाँ रहूंगी और ना ही मेरे भाई की शादी में कोई अड़चन आएगी। कैसी बेवकूफों सी बातें कर रही है प्रीति। भले ही तू मेरे से उम्र में साल भर बड़ी है, पर इस समय तू बच्चों सी बातें कर रही है। चुपचाप बैग रख, माँ इसे समझाओ, देखो कैसी बातें कर रही है। प्रीति क्या हो गया बेटी, क्यों ऐसा कर रही है? दुनिया जो कहती है कहने दे, तू मेरी बेटी है, राहुल की बहन है। क्या तू रिश्ते नाते तोड़ देगी? आज तेरे पापा जिंदा होते तो क्या तुझे ऐसा करते देख उन्हें दुख नहीं होता? उनकी आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा ये देखकर कि उनकी लाडली बेटी ऐसी दिल दुखाने वाली बातें कर रही है। माँ प्रीति अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिनों बाद लच्छू राहुल के लिए बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता लेकर आती है। राहुल अपनी माँ के साथ लड़की देखने जाने लगता है, पर प्रीति मना कर रही थी। भैया आप और माँ चले जाओ ना, कहीं मैं गई और बात खराब हो गई तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैंने बोल दिया ना कि तू मेरे साथ लड़की देखने चलेगी। अगर मेरे नसीब में होगा तो मेरी शादी हो जाएगी, पर मैं अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। प्रीति चल तैयार हो जा, हम लड़की वालों से कुछ नहीं छुपाएंगे, जो सच है वही बात हम करेंगे। प्रीति जाने के लिए मान जाती है। वो लोग लड़की देखने पहुंचते हैं। देखिए बहन जी, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने हमें सब कुछ सच सच बताया। हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, हमें राहुल पसंद है। एक बार प्रिया से भी पूछ लेते। प्रिया राहुल से कुछ बात करनी है तो कर लो। हाँ क्यों नहीं, दोनों का आपस में बात करना बहुत जरूरी है। राहुल और प्रिया आपस में बात करने के लिए एकांत में चले जाते हैं। प्रीति उन सबके साथ ही बैठी थी। प्रिया मेरी बहन प्रीति के बारे में तो तुम्हें पता ही है ना। तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं राहुल जी, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। मुझे आप पसंद हो और प्रीति दीदी मेरी अपनी बहन की तरह है। अगर उनके साथ ये सब हुआ है तो अगर मेरी बहन होती और उसके साथ ये सब होता तो मेरी शादी में भी तो अड़चन आ सकती थी ना। ये सब सुख दुख तो लाइफ का पार्ट है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक यू प्रिया, मुझे सच में बहुत खुशी है कि मुझे तुम्हारी जैसी समझदार लाइफ पार्टनर मिल रही है। राहुल और प्रिया की शादी पक्की हो जाती है।
इस शादी से सबसे ज्यादा जो खुश थी वो थी प्रीति। अपने भाई की शादी को लेकर उसके चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही थी वो सबको नजर आ रही थी। कुछ ही दिनों में प्रीति और उसकी होने वाली भाभी प्रिया बहुत अच्छे दोस्त बन गए। शादी की शॉपिंग भी दोनों ने साथ मिलकर की। प्रिया ने रिश्तों को समझा, अहमियत दी। प्रीति कितने समय बाद खुश हुई थी। शादी के फंक्शन चल रहे थे। अचानक प्रिया का एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम अमन था, उसकी शादी में आते ही सब कुछ बदल गया। प्रीति तुम? पर मुझे तो पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है। हाँ अमन, मेरी शादी हुई थी पर मेरा तलाक हो गया। अब अमन माँ बुला रही है, मैं भी आती हूँ। अमन को अचानक देखकर प्रीति थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, क्योंकि किसी समय में अमन और प्रीति एक दूसरे को पसंद करते थे। अमन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम प्रीति दीदी के स्कूल के बेस्ट फ्रेंड रह चुके हो। अब हाँ, कॉलेज की पढ़ाई के लिए आउट ऑफ इंडिया चला गया तो प्रीति से कभी मुलाकात हुई नहीं, फिर हम दोनों कभी टच में भी नहीं रहे। पर आज प्रीति को ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अमन तो जानता ही है मेरी बहन में कोई कमी नहीं है, पर मेरी बहन बिना किसी गलती की सजा भुगत रही है। आज मेरी शादी पर इसके चेहरे पर खुशी है, पर मन ही मन वो बहुत दुखी है यार। दुनिया उसे बहुत ताने देती है। अब प्रीति को ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आ गया हूँ। मैं प्रीति को बहुत सारी खुशियां दूंगा जिसकी वो हकदार है। राहुल, मैं प्रीति से शादी करूंगा, बस वो हाँ कह दे। सच अमन, तुम प्रीति दीदी से शादी करोगे? ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। प्रीति के मन में अमन के लिए फीलिंग्स थी। अमन के समझाने पर प्रीति ने एक बार फिर से शादी पर विश्वास बनाया और राहुल और प्रिया की शादी के बाद अमन और प्रीति की भी शादी हो गई। कहते हैं कभी कभी जीवन हमारी परीक्षा लेता है। लाइफ की किताब के कुछ पन्नों। विमला की बेटी सौंदर्य अपने नाम की तरह ही बला की खूबसूरत थी, तो वहीं विमला की मरी हुई जेठानी की बेटी काजल सांवले रंग की थी। अपने माँ बाप के मरने के बाद काजल अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। एक रोज, वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन आप काजल दीदी के लिए कुछ नहीं लाई? तेरी तरह अगर वो भी नए कपड़े पहनने लगी तो तेरे पुराने कपड़े कैसे इस्तेमाल होंगे? हाँ। अपनी चाची का ऐसा व्यवहार देखकर काजल की आंखें भर आती हैं। फिर काजल कहती है, ठीक ही तो कह रही है चाची, और फिर इतना चटकदार रंग मुझ पर अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा, कल तुम दोनों को देखने के लिए रिश्ते वाले आने वाले हैं, तो सौंदर्य बेटा तुम यही साड़ी पहनना, और काजल तुम्हारे लिए मैंने अपनी पुरानी साड़ी निकाली है, तुम वो पहन लेना, ठीक है? अगले दिन सौंदर्य नई साड़ी पहनकर तैयार होती है, जिसमें वो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी, तो वहीं काजल अपनी चाची की फीकी साड़ी पहनकर तैयार होती है। तभी अनुज और रौनक नाम के दो लड़के अपने पेरेंट्स के साथ वहां आते हैं। अनुज साधारण और गरीब घर का लड़का था, जबकि रौनक शहर में रहने वाला एक अमीर घर का लड़का था। सौंदर्य और रौनक एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो वहीं काजल और अनुज भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। शगुन के तौर पर सौंदर्य की सास उसे 51,000 रुपए देती है, तो वहीं गरीब अनुज की माँ आशा काजल को 101 रुपए का शगुन देती है। कमला 3 महीने बाद दोनों बेटियों की शादी रख देती है। शादी में जहाँ रौनक खूब बैंड बाजे के साथ आता है, तो वहीं गरीब अनुज साधारण सी बारात लेकर वहां आता है। फेरों के दौरान जहां अमीर दूल्हे के घर वाले महंगे महंगे सोने और डायमंड की ज्वेलरी अपनी बहू को देते हैं, तो वहीं अनुज सिर्फ काले मोतियों का बना हुआ मंगलसूत्र ही काजल को पहनाता है। विदाई के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल आ जाती हैं। काजल का ससुराल 2 कमरों का ही था, जहां काजल का स्वागत करने के लिए 2-4 मेहमान ही थे, और उसकी सास हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। आओ बहू, अपने शुभ कदम अपने इस नए घर में रखो। माँ, अच्छे से इसकी नजर उतार दो ताकि जीवन में से कोई कष्ट न मिले। मेरी सास और पति सच में दोनों कितने अच्छे हैं, जो मेरा कितना ध्यान रखते हैं। दूसरी तरफ सौंदर्य गृह प्रवेश के लिए अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। उसका ससुराल एक बड़ी कोठी में रहता था। ढेर सारे मेहमान खड़े थे, ढोल वाले दरवाजे पर खड़े थे। काफी देर तक ढोल नगाड़े बजते हैं। रौनक, मम्मी जी से कहो ना वो गृह प्रवेश करवाएं, मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। अरे रुक जाओ ना सौंदर्य, तुम देख नहीं रही माँ कितनी खुश है? उनके इकलौते बेटे की शादी है, उनको एंजॉय करने दो। फिर काफी देर बाद वो सौंदर्य का स्वागत करती है। तब तक सौंदर्य काफी थक चुकी थी। अपनी सुहागरात पर रौनक अपनी पत्नी को कार की चाबी देता है। ओह वाओ, इतना बड़ा गिफ्ट! तुम्हारा दूल्हा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये सब तोहफे तो वो अपनी वाइफ को दे ही सकता है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज शहर से सौंदर्य काजल से मिलने उसके ससुराल आई। मेरे जितने भी अरमान थे ना, रौनक उससे बढ़कर ही मेरे लिए करते हैं। आधे से ज्यादा महीना घर से बाहर बिजनेस ट्रिप पर ही रहते हैं और लौटते वक्त मेरे लिए ढेर सारे तोहफे लाते हैं।
अब जीजा जी की तरह कोई छोटी मोटी दुकान तो चलाते नहीं, बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं। जिस कार से मैं आई हूँ ना, वो उन्होंने ही मुझे गिफ्ट की है। वैसे दीदी, तुम्हारी इस गरीबी में कैसे कट रही है? सच कहूँ तो मेरे घर की नौकरानी भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है। भले ही मेरा पति गरीब है, लेकिन वो मेरे लिए अपनी जान देते हैं, मुझे अपना वक्त देते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरे इस घर की कीमत तुम्हारी इस कार से कम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सौंदर्य अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज रौनक ट्रिप पर जाता है, लेकिन वो 2 महीने तक घर नहीं लौटता और ना ही सौंदर्य से ठीक से फोन पर बात करता है। सौंदर्य अकेले ही अकेले रहकर अंदर ही अंदर घुटी जा रही थी, जिससे वो डिप्रेशन में आ जाती है। एक रोज वो काजल को फोन लगाती है। तुम ठीक कह रही थी दीदी, मैं अमीर तो हूँ, लेकिन अमीर होकर भी अकेली हूँ। अपने पति का साथ और वक्त पाने के लिए भिखारियों की तरह तरसती हूँ, लेकिन बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सौंदर्य खुद के हाथ की नस काट लेती है। उसकी बातें सुनकर काजल जल्दी से अपने पति के साथ उसके घर पहुंचती है और उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। रौनक को जब खबर मिलती है तो वो भी वापस भारत लौट आता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। तुमने एक बार मुझसे कहा तो होता सौंदर्य, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। मुझे ये पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए, अनुज जी की तरह। उस दिन के बाद सौंदर्य को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो अपनी बहन को फिर कभी नीचा नहीं दिखाती, क्योंकि अब उसे अच्छे से अमीर और गरीब दूल्हे में फर्क समझ